वेलकम चिल्ड्रंस। इससे पहली वीडियो में हमने मैक्स वेबर के जो कंसेप्ट है सामाजिक क्रिया उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे सत्ता के बारे में। सत्ता, देखिए, सत्ता को समझने से पहले हमें शक्ति को समझना ज़रूरी है कि शक्ति क्या है। देखिए, शक्ति, पावर, कई बार क्या होता है कि हम सामान्य तौर पर शक्ति और सत्ता दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन शक्ति और सत्ता में पर्याप्त अंतर होता है, जिसे हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, शक्ति क्या है? शक्ति किसी भी व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी अक्षमता, कुछ ऐसी योग्यता, कुछ ऐसी विशेषता या कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनके आधार पर या जिनके माध्यम से वो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के द्वारा अपनी बात मनवा लेता है या अपना कार्य करवा लेता है। और वो कार्य स्वेच्छा से भी हो सकता है या दबावपूर्वक भी हो सकता है। तो वेबर का मानना है कि शक्ति जो है वो व्यक्ति की वह क्षमता या योग्यता है जो अन्य व्यक्तियों से स्वेच्छा या दबावपूर्वक कार्य करा सकती है या उस कार्य को कराने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य करती है। साधारण तौर पर देखिए भाई, यदि कोई भी व्यक्ति बहुत तकड़ा है तो वो क्या करेगा, किसी से अपना काम करवा लेगा। क्यों करवा लेगा? क्योंकि लोग उससे डरते हैं। लोगों को पता है यदि तुम इसकी बात नहीं मानोगे, इसका कोई काम नहीं करोगे जो इसके द्वारा बताया गया है, तो ये तुम्हारे साथ मारपीट करेगा, गाली गलौज करेगा। ठीक है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका जो प्रभुत्व है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर होता है कि हम उसकी किसी ना किसी ऐसी बात से प्रभावित होते हैं कि हम उसकी बात को टाल ही नहीं सकते। तो व्यक्ति के अंदर कुछ गुण, कुछ विशेषता, कुछ योग्यता, कुछ कुशलता ऐसी होती हैं जिनके आधार पर, जिनके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों से अपनी बात मनवा लेता है, अन्य व्यक्तियों से अपने काम करवा लेता है, और वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में हो सकता है। तो ये कहलाई शक्ति। अब हम बात करते हैं सत्ता की। देखिए, जब व्यक्ति की उस क्षमता को, उस योग्यता को या उस गुण को, जिसे हम शक्ति कह रहे हैं, जब उसे वैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाती है तब वो सत्ता का रूप धारण कर लेती है। अर्थात जब भी उस शक्ति के साथ कोई एक पद जुड़ जाता है जो वैधानिक दृष्टि से मान्य हो, तो तब वो शक्ति जो है सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। देखिए, शक्ति और सत्ता में दोनों में क्या अंतर हमें देखने को मिलता है कि शक्ति जो है व्यक्ति की योग्यता, विशेषता या कोई विशेष गुण होता है जिसके आधार पर वो व्यक्ति के द्वारा, अन्य व्यक्ति के द्वारा अपना कार्य करवा सकता है, अपनी बात मनवा सकता है। और सत्ता में क्या है? सत्ता में उस शक्ति के साथ साथ कोई एक पद भी जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से शक्ति और सत्ता में हमें पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सत्ता की विशेषताओं की। देखिए, सत्ता की बहुत सारी विशेषताएं यहाँ पे बताई गई हैं। उनमें सबसे पहले है कि जो सत्ता है ये शक्ति और प्रभाव का ही एक रूप है। दूसरी है सत्ता में शक्ति को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त होती है। जैसे मैंने अभी बताया, वैधानिक स्वीकृति से क्या मतलब है कि उसके साथ कोई भी एक पद जुड़ जाता है जो संवैधानिक दृष्टि से मान्य होता है। इसके बाद सत्ता जो है वो शक्ति का संस्थागत रूप है।
संस्थागत रूप से मतलब है कि जब भी शक्ति के साथ कोई एक पद जुड़ जाएगा जो वैधानिक होगा, वो किसी न किसी संस्था से संबंधित होगा। इसलिए शक्ति को सत्ता का संस्थागत रूप कहा जाता है। इसके बाद है शक्ति का संबंध व्यक्ति विशेष से ना होकर परिस्थिति से होता है। देखिए, अभी इससे पहले मैंने बताया कि जब भी शक्ति के साथ कोई पद जुड़ जाएगा तो वो सत्ता बन जाएगी, ठीक है। और सत्ता का संबंध उस व्यक्ति विशेष से नहीं होता। शक्ति का संबंध तो किसी व्यक्ति विशेष से हो सकता है, लेकिन सत्ता का संबंध उस व्यक्ति से नहीं होता जो शक्तिशाली है, बल्कि सत्ता का संबंध उस पद से होता है, उस गरिमा से होता है, उस परिस्थिति से होता है जो संवैधानिक मान्यता से सही माना गया है। देखिए, सत्ता जो है सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनैतिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमें सत्ता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, सत्ता में शक्ति को न्याय, नैतिकता, धर्म और सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा उचित ठहराया गया है। जो इससे पहले हम क्षेत्रों की बात कर रहे थे, वो यही क्षेत्र हैं। न्याय का क्षेत्र, नैतिकता का क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र और संस्कृति का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में शक्ति को जो है उचित ठहराया गया है सत्ता के लिए। अब हम बात करते हैं सत्ता के प्रकारों की, कि सत्ता के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से प्रकार हैं। तो वेबर के द्वारा यहाँ पे सत्ता के 3 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला है परंपरात्मक सत्ता। देखिए, जो इस प्रकार की सत्ता है उसका संबंध परंपरा द्वारा स्वीकृत जो पद है उस पर आसीन होने से होता है। इस प्रकार की सत्ता की जो वैधता है वो परंपरा के आधार पर होती है, परंपरागत होती है। समाज में ऐसे अनेक पद होते हैं जो एक लंबे समय से चले आ रहे हैं और जिनका अस्तित्व परंपरागत विश्वासों के कारण ही होता है। इन पदों को धारण करने पर व्यक्ति को जो सत्ता प्राप्त होती है उसे परंपरात्मक सत्ता कहा जाता है। इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? इसका एग्ज़ाम्पल है जो हमारी ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, जो हमारे जो जनजातीय समाज हैं, उनमें क्या होता है, जनजातीय समाज जो है वो कबीला होता है, बहुत सारे कबीले होते हैं और प्रत्येक कबीले का एक मुखिया होता है, एक प्रधान होता है, ठीक है। जब उस कबीले का प्रधान मर जाता है तो परंपरागत रूप से जो सत्ता है, जो पद है मुखिया का पद, वो उसके बेटे को स्वतः ही प्रदान कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से परंपरागत रूप से ये जो सत्ता है, ये जो पद है, एक ही पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। तो इस प्रकार की जो परंपरागत सत्ता है उसका उदाहरण है जो जनजातीय समाज है, जो कबीला है, ठीक है। तो इस प्रकार की सत्ता को जो धारण करने वाले लोग हैं उनके पास निर्णय लेने का विशेष अधिकार होता है। उनके द्वारा जो निर्णय ले लिया जाता है वो संपूर्ण समाज के द्वारा मान्य होता है, कोई भी उसका विरोध नहीं करता। भारतीय गांव में जाति पंचायत और ग्राम पंचायत के पंचों को जो प्राप्त सत्ता होती है वो परंपरागत सत्ता का ही एक रूप है। इसी प्रकार से परिवार में पिता का, पति का जो स्थान होता है वो कर्ता होता है। जनजातीय समाजों में गोत्र के मुखिया को, सामंतवादी प्रथा में दासों पर मालिकों को और निरंकुश राजा को प्राप्त जनता पर अधिकार जो है, ये सब परंपरागत सत्ता के उदाहरण हैं। पंच, पिता, मालिक और राजा, इनकी आज्ञा का पालन इसलिए नहीं किया जाता
कि ये कोई वैधानिक सत्ता प्राप्त व्यक्ति हैं, बल्कि इसलिए किया जाता है कि एक लंबे अरसे से ऐसा होता आ रहा है। हमारे समाज की यही परंपरा है, हमारे समुदाय में यही प्रचलित है। ठीक है, तो इस प्रकार से परंपरा के आधार पर एक व्यक्ति को पीढ़ी दर पीढ़ी जो सत्ता प्राप्त होती है उसे परंपरागत सत्ता कहा जाता है। इसके बाद है दूसरा करिश्माई सत्ता, करिश्मेटिक अथॉरिटी। देखिए, जैसा इसके नाम से है इंगित होता है करिश्माई अर्थात करिश्मा। देखिए, किसी व्यक्ति में कुछ ऐसे असाधारण और विशिष्ट गुण होते हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर वो समाज में सत्ता प्राप्त करता है। और ये गुण वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी हो सकते हैं। करिश्माई सत्ता में लोग असाधारण गुण रखने वाले व्यक्तियों के सम्मुख अपना समर्पण कर देते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। देखिए, इसे करिश्माई सत्ता को चमत्कारिक सत्ता भी कहा जाता है। इस सत्ता की वैधता व्यक्ति के असाधारण गुणों में विश्वास और उसके प्रति भक्ति में निहित होती है। इस प्रकार की सत्ता की कद्र लोग इसलिए करते हैं कि चमत्कारिक गुण सामान्य व्यक्तियों में नहीं पाए जाते और वे उसे अलौकिक क्षमता से उत्पन्न मानते हैं। चमत्कारिक सत्ता की वैधता जादुई शक्ति, दैवीय शक्ति, नेतृत्व आदि के विश्वासों में निहित होती है। इस प्रकार के विश्वासों का स्रोत व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित चमत्कार, विजय, सफलता आदि हो सकते हैं और यह उनके अपने अनुयायियों के कल्याण के लिए हो। प्रमाणों के अभाव में चमत्कारिक सत्ता समाप्त भी हो जाती है। चमत्कारिक सत्ता में शासन नियमों और परंपराओं के द्वारा नहीं बल्कि मूर्त दैवीय शक्ति और प्रेरणा के द्वारा होता है। चमत्कारिक सत्ता जो है वो अतार्किक होती है, उसमें तर्क के लिए कोई भी जगह नहीं होती। एक तरह से अंधभक्ति हम उसे कह सकते हैं। इसका उदाहरण है महात्मा गांधी को ले लीजिए, किसी भी नेता को ले लीजिए, या जितने भी धार्मिक संगठन हमें देखने को मिलते हैं वो सब चमत्कारिक सत्ता का ही उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बाबा राम रहीम को ले लीजिए। बाबा राम रहीम में जो है चमत्कारिक सत्ता है, उसमें कुछ ऐसे विशेष गुण हैं कि एक बहुत बड़ा वृद्ध जन समुदाय उसके पीछे पागल है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए वो तत्पर हो जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी धार्मिक संगठन हैं वो सब करिश्माई या चमत्कारिक सत्ता का ही उदाहरण हैं। ठीक है, इस प्रकार की सत्ता जो है ना तो परंपरा पर आधारित होती है, ना ही वैधानिक नियमों पर आधारित होती है, बल्कि ये कुछ विशिष्ट चमत्कारों पर आधारित होती है। ठीक है, इसमें जो है जादूगर, पीर, पैगंबर, अवतार, नेता, सैनिक योद्धा, किसी भी दल के नेता आदि को देखकर इस सत्ता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसी के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस, नेपोलियन, विवेकानंद, इंदिरा गांधी और बहुत सारे जो राजनीतिक व्यक्तित्व रहे हैं उनमें भी चमत्कारिक सत्ता ही निहित थी, जिनकी वजह से एक बहुत बड़ा जन समुदाय उनसे प्रभावित था। समझ आया चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता क्या होती है? व्यक्ति विशेष के अंदर कुछ इस प्रकार के विशेष गुण, असाधारण गुण, विशेषताएं होती है जिनके आधार पर वो एक बहुत बड़े जन समुदाय पर अपनी सत्ता स्थापित करता है, उन्हें प्रभावित करता है। इस प्रकार की सत्ता को चमत्कारिक सत्ता या करिश्माई सत्ता कहा जाता है। इसके बाद है नंबर 3 वैधानिक सत्ता। देखिए, जो वैधानिक सत्ता है ये सत्ता का एक वैधानिक रूप है, लीगल रूप है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है लीगल अथॉरिटी। राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कई पद इस प्रकार के होते हैं जिनके साथ एक विशिष्ट प्रकार की सत्ता जुड़ी होती है। जो भी व्यक्ति इन पदों को धारण करता है
उनके हाथों में उन पदों से संबंधित सत्ता भी चली जाती है। जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ब्यूरोक्रेसी, जो नौकरशाही है। नौकरशाही में क्या होता है, पदों का संस्तरण होता है और पदों के अनुसार ही व्यक्ति को जो है कुछ अधिकार, कुछ शक्तियां प्रदान किए जाते हैं। इसी के साथ साथ किसी भी महाविद्यालय के प्राचार्य को देख लीजिए। प्राचार्य बनने से पहले वो एक साधारण व्यक्ति होता है, लेकिन जैसे ही वो प्राचार्य बनता है उसे कुछ शक्तियाँ, कुछ अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं और उन शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग वो जन साधारण के कल्याण के लिए करता है। इस प्रकार की सत्ता का स्रोत व्यक्ति की किसी निजी प्रतिष्ठा में समाहित नहीं होता, बल्कि जिन नियमों के द्वारा व्यक्ति एक विशेष पद से जुड़ा हुआ है, एक विशेष पद को धारण किए हुए है, उन नियमों की सत्ता में वो निहित होता है। वैधानिक सत्ता सत्ताधिकारी के अधिकार क्षेत्र को भी तय करती है, जिसके बाहर वह अपनी सत्ता का प्रयोग कर ही नहीं पाता। ठीक है। आज के जटिल और औद्योगिक समाजों में सभी लोगों में वैधानिक सत्ता समान रूप से नहीं पाई जाती, बल्कि उनमें उच्चता और निम्नता का संस्करण देखा जा सकता है। जैसे मैंने अभी बताया था ब्यूरोक्रेसी, जो नौकरशाही है। नौकरशाही क्या है, पदों का एक संस्करण होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो वैधानिक सत्ता है वो सत्ता का एक वैधानिक रूप है, जिसका संबंध व्यक्ति विशेष से ना होकर उससे जुड़े हुए पद से होता है, उस पद से जुड़ी हुई नियमों और अधिकारों से, शक्तियों से होता है। तो इस प्रकार से इस डिस्कशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया जो ये सिद्धांत है, जो कंसेप्ट है सत्ता, ये समाज को समझने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है।